हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पीके पॉपुलर ज्ञान पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आरआरबी रेलवे ग्रुप डी 2025 में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसी पर डिस्कस करने वाले हैं। आज के क्लास में ऐसे ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करने वाले हैं जो लगभग सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं, जिससे आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो दोस्तों, अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। कारण कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल लगता है वीडियो बनाना, बहुत मेहनत करते हैं दोस्तों, तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्त। काफ़ी समय से हम भी मेहनत कर रहे हैं, कोई तो समझे दोस्तों। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, रक्त में आयरन की कमी की रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो जल्दी जल्दी से इसका आंसर लगाइएगा। आपका पहला ऑप्शन है ए टीबी होता है, या फिर बी मधुमेह होता है, या फिर सी एनीमिया होता है, या फिर डी उच्च रक्तचाप होता है। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा सी एनीमिया नामक बीमारी होता है रक्त में आयरन की कमी के कारण। अब चलते हैं अपने अगला क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, दूसरा नंबर प्रश्न, पतियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है? आपका ऑप्शन है ए शिरा से, या फिर बी रंध्र से, या फिर सी मध्य शिरा से, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा बी रंध्र से होता है। पतियों में गैसों का आदान प्रदान जो होता है रंध्र द्वारा होता है। अब चलते हैं अपना अगला प्रश्न की तरफ। आपका तीसरा नंबर प्रश्न है, रक्तदाब किस यंत्र से मापा जाता है? रक्तदाब किस यंत्र से मापा जाता है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए बैरोमीटर, या फिर बी मैनोमीटर, या फिर सी मैनोमीटर फिर से दे दिया गया है, सॉरी टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका भी आपका सही आंसर हो जाएगा ए बैरोमीटर द्वारा जो रक्त के दाब को मापा जाता है। अब चलते हैं अपना 4 नंबर प्रश्न की तरफ। आपका चौथा नंबर प्रश्न है, रक्त में दही के जमाने में कौन सी क्रिया होती है? तो जल्दी जल्दी से इसका आंसर लगाइएगा। रक्त दही को जमाने में कौन सी क्रिया होती है? ए अपघटन, या फिर बी प्रकाश संश्लेषण, या फिर सी किण्वन, या फिर डी उत्सर्जन। तो इसका आपका सही आंसर लगाइएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा सी किण्वन की क्रिया होती है। दही को जमने में कौन सा क्रिया होता है? किण्वन की क्रिया होती है। दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा, वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो अब चलते हैं अपना 5 नंबर प्रश्न की तरफ। आपका पांचवा प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण कब होता है? आपका इसमें से ऑप्शन है ए रात में होता है, या फिर बी दिन में होता है, या फिर सी रात या दिन दोनों में होता है, या फिर डी सुबह शाम होता है। तो इसका जल्दी जल्दी से फटाफट से आंसर लगाइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी दिन में होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दिन में होता है, कारण कि दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रकाश की उपस्थिति में ही होता है। इसी प्रक्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं। अब चलते हैं अपना 6 नंबर प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है? तो आपका ये तो काफ़ी इजी प्रश्न है। तो आपका ऑप्शन है ए हरा होता है, या फिर बी लाल होता है, या फिर सी नीला होता है, या फिर डी सफ़ेद होता है। तो दोस्तों, क्लोरोफिल का रंग हरा होता है। क्या क्लोरोफिल का रंग हरा होता है? लेकिन रक्त का रंग लाल किस कारण का होता है? जल्दी से आप लोग आंसर बताइएगा, कमेंट में इसका आंसर जरूर लगाइएगा कि रक्त का रंग लाल क्यों होता है। तो अब इसका जल्दी से जल्दी ऑप्शन लगाइएगा, आंसर लगाइएगा कमेंट बॉक्स में। अब चलते हैं अपना अगला प्रश्न की तरफ। आपका 7 नंबर प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़े को आपस में घिसकर पिघलाया था? किस किस वैज्ञानिक ने जो बर्फ होता है उसके दो टुकड़े को लेकर आपस में रगड़ रगड़ कर पिघला दिया था? तो आपको ऑप्शन है ए मार्कोनी, या फिर बी न्यूटन, या फिर सी डेवी, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ए मार्कोनी नामक वैज्ञानिक ने बर्फ के दो टुकड़े को रगड़ रगड़ के आपस में पिघला दिया था। अब चलते हैं अपना अगला प्रश्न की तरफ। आपका 8 नंबर प्रश्न है, एंगस्ट्रम क्या मापता है? एंगस्ट्रम जो है से क्या मापता है? तो आपका ऑप्शन है ए, मतलब कि सीधा सीधा करा कि एंगस्ट्रम किसका मात्रक है। आपका ऑप्शन है ए तरंग दैर्ध्य का, या फिर बी आवृत्ति काल का, या फिर सी आवृत्ति का, या फिर डी समय का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो कि ए तरंग दैर्ध्य को मापता है। एंगस्ट्रम जो है से किसको मापता है? तरंग दैर्ध्य को। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका 9 नंबर प्रश्न है, वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण है। वायुमंडल में बादल क्यों तैरते रहते हैं? इधर उधर देखते होंगे कि घूमते रहते हैं, तो किसके कारण से तैरते रहते हैं? तो आपका ऑप्शन है ए दाब के कारण, या फिर बी घनत्व के कारण, या फिर सी ताप के कारण, या फिर डी वेग के कारण। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा सी ताप के कारण जो है कि बादल आसमान में तैरते रहते हैं। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आपका अगला प्रश्न है, कौन सी गैस अम्ल वर्षा का कारण बन सकती है? आपका ऑप्शन है ए CO2, या फिर बी CO, या फिर सी SO2, या फिर डी CH4। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा SO2। तो जल्दी जल्दी से फटाफट से याद रखिएगा कि कौन सी गैस अम्ल वर्षा के कारण, अम्ल वर्षा किस गैस के कारण होता है? तो क्या हो जाएगा SO2।
क्या SO2। अब चलते हैं अपना 11 नंबर प्रश्न की तरफ। तो आपका अगला प्रश्न है, मधुमक्खी के दंश के एक अम्ल छूटता है। जो मधुमक्खी के डंस होता है उसमें से एक अम्ल छूटता है जिसके कारण दर्द और जलन होती है, वह अंतःपेक्षित अम्ल कौन सा होता है। मतलब कि जो मधुमक्खी जो किसी को काटता है या फिर मारता है उसमें से एक अम्ल छूटता है, वो किस का कारण होता है, वो अम्ल कौन सा है। एसिटिक अम्ल, या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल, या फिर सी सिट्रिक अम्ल, या फिर डी मेथनोइक अम्ल। तो इसका आंसर फटाफट से लगाइएगा, क्या हो जाएगा, डी मेथनोइक अम्ल छूटता है। जो डंक मारता है उससे मेथनोइक अम्ल छूटता है। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका 12 नंबर प्रश्न है, रेडियोधर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करता है। रेडियोधर्मी तत्व है किसका उत्सर्जन करता है। तो आपका ऑप्शन है ए पराबैंगनी किरणें का, या फिर बी अल्फा बीटा गामा किरणें का, या फिर सी रेडियो तरंग का, या फिर डी अवरक्त तरंगे का। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा क्या, बी अल्फा बीटा और गामा किरणें का उत्सर्जन करता है। रेडियोधर्मी अल्फा बीटा और गामा किरणों का उत्सर्जन करता है। दोस्तों वीडियो में काफ़ी लास्ट तक बन रहेगा, बहुत वीडियो में मज़ा आएगा। आप चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको लगेगा ही नहीं कि हम पढ़ाई कर रहे हैं। आपका 13 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य ताप पर द्रव है। क्या है, निम्नलिखित में कौन सामान्य ताप पर द्रव है। तो आपका ऑप्शन है ए शीशा, या फिर बी पारा, या फिर सी निकेल, या फिर डी टीना। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं कि पारा जो है से कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है, तो पूछ तो वही रहा सिंपल सा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी पारा। पारा जो है से सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला प्रश्न है 14 नंबर प्रश्न, नीला थोथा किसे कहते हैं, यानी कि नीला थोथा किसे कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन है ए कॉपर सल्फेट का, या फिर बी कैल्शियम सल्फेट का, या फिर सी आयरन सल्फेट का, या फिर डी सोडियम सल्फेट को। तो जल्दी से इसका आंसर लगाइएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी सोडियम सल्फेट को जो है कि नीला थोथा कहा जाता है। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका 15 नंबर प्रश्न है, जंग लगने पर लोहा का भार क्या हो जाता है। बताइएगा जल्दी से, फटाफट से आंसर लगाइएगा। इससे आसान सवाल क्या हो सकता है। तो इसका ऑप्शन है ए बढ़ता है, या फिर बी घटता है, या फिर सी कोई परिवर्तन नहीं होता है, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बढ़ता है। जंग लगने पर लोहा का भार बढ़ता है। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, ठोस कपूर से वाष्प बनने की क्रिया को क्या कहते हैं। देखिएगा कि जो कपूर होता है, जब कपूर में आग लगाइएगा तो वह बिना द्रव में बदले ही सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो जल्दी से देखिएगा। तो आपका ऑप्शन है वाष्पीकरण, या फिर बी हिमीकरण, या फिर सी पिघलान, या फिर डी ऊर्ध्वापातन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऊर्ध्वापातन, जो कि एक सिंपल सा परिभाषा है कि वह पदार्थ जो बिना द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए हो सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तित कर जाता है, उसे ऊर्ध्वापातन कहते हैं। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका 17 नंबर प्रश्न है, वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती है। वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती है। तो आपका ऑप्शन है ए हीलियम, या फिर बी नियॉन, या फिर सी आर्गन, या फिर डी रेडॉन। बताइए वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं पाई जाती है। तो वायु में रेडॉन गैस जो होती है ऐसे नहीं पाई जाती। इसका सही आंसर हो जाएगा डी रेडॉन गैस नहीं पाई जाती है। अब चलते अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारी पानी की खोज की थी। निम्नलिखित में से किसने भारी पानी की खोज की थी। आपका ऑप्शन है ए हेनरिक हर्टज ने, या फिर एस सी यूरे ने, या फिर जी मेंडल ने, या फिर जेरेफ प्रिस्टल ने। आपका इसका सही आंसर हो जाएगा एच सी यूरे ने। क्या भारी पानी का खोज किसने किया था, एच सी यूरे ने। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका 19 नंबर प्रश्न, पेट्रोल की आग बुझाने का उत्तम साधन क्या है। पेट्रोल की आग किससे बुझता है, जल्दी से, उत्तम साधन क्या है। बेकिंग पाउडर, कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर बालू, या फिर जल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी बालू से है, जो से कि पेट्रोल का आग बहुत जल्दी बुझता है। सॉरी, इसका कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड से जल्दी बुझता है। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका 19 नंबर प्रश्न है, सॉरी 29 हो गया है, टाइपिंग मिस्टेक है। मानव की पाचन नली लगभग कितना फीट लंबी होती है। बताइएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, मानव की पाचन नली कितना फीट लंबा होता है। आपका ऑप्शन है ए 18 फीट, या फिर बी 16 फीट, या फिर सी 22 फीट, या फिर डी 32 फीट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी 32 फीट। मान कितना होता है, 32 फीट। तो दोस्तों वीडियो आज का कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट में, और ऐसे ही वीडियो के लिए कमेंट करें कि आपका फुल तैयार खुद हम यहाँ से करवा देंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।